and welcome to the Federal. Assam, politically a prominent state from Northeast, is facing assembly elections along with three other states and the Union Territory. BJP Chief Minister Hemant Biswa Sarma is running for a second term and he is being challenged by young Congress leader Gaurav Gogoi. The political atmosphere has been on the boil since Hemanta took over the reins, himself a former Congress leader. His political style and style of functioning has his politics and his style of functioning has not only adversely hit the Congress but also veterans within his own party, the BJP. Recently, Rajen Gohain, a veteran BJP leader who's been a four-term member of parliament and has been with the party when it had hardly any base in the state, raised eyebrows when he suddenly quit to join a regional outfit called Assam Jatiya Parishad. To understand why he took such a decision and more, I'm joined by Mr. Gohain himself. Welcome, Mr. Gohain. Thank you. So I'll right away go into the reasons why you left the party. Why did you leave BJP after being here for such a long time? What made you take such a drastic decision? हाँ देखिए बीजेपी जब मैं था शुरुआत में तो बीजेपी में ऐसा माहौल था जिसे बीजेपी एक टीम बन के काम किया था टीम हिसाब से काम किया था आज वो कॉन्सेप्ट है नहीं आज बीजेपी में आज सिर्फ आए वही खत्म हो गया तो और ये इन्होंने एकदम कमर्शियली लिया एक पॉलिटिकल पार्टी को कंप्लीटली एक कमर्शियल इंस्टीट्यूट का हिसाब से इन्होंने चलाना शुरू किया जिसे बहुत सारे लोगों को हर्ट किया हम सिर्फ मैं ही नहीं हजारों कार्यकर्ता है सारा इंडिया में देश में है जो लोग टोटली अनहैप्पी है और मैं भी देखा हूँ जो इस पार्टी से और कुछ मिलने वाला तो है नहीं और इस पार्टी का द्वारा जनता का सेवा करने का कोई रास्ता है नहीं तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया जो इसको इस आइडियोलॉजी से मुझे शिफ्ट होना चाहिए और मैंने इसीलिए रीजनल पार्टी में आ गया क्यों वो भी एक बहुत मेरे लिए कारण है क्योंकि मैं देखा हूँ जो नेशनल पार्टी करने से इस पार्टी का पावर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली वाला जब एक स्टेट में उनका पार्टी पावर में आ जाते हैं तो वो सोचते हैं जो ये स्टेट अभी उन लोग का हो गया क्योंकि वहाँ का चीफ मिनिस्टर हमारा और गृह मंत्री भी हमारा तो वो स्टेट अपना ही है तो वहाँ में भी बहुत पावरफुल लोग रहते हैं काफ़ी भी बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन रहते हैं तो उन लोग एक तो प्लानिंग करता है जो इस स्टेट को एक्सप्लॉइट करना चाहिए तो उस हिसाब से उन लोग का डिजाइन बनता है और इस हिसाब से उनको चीफ मिनिस्टर को इंस्ट्रक्शन देता है चीफ मिनिस्टर इज बाउंड टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन टू सेव हिज शेयर तो इसीलिए वो लोग तो इस हिसाब से स्टेट को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं तो लोकल इंटरेस्ट तो टोटली इग्नोर हो जाते हैं तो इसीलिए मैंने सोचा ये रीजनलिज्म ही एक सही आइडियोलॉजी होगा जिससे हम लोग अपना रीजन के लिए काम कर सकेंगे अपना रीजन का इंटरेस्ट जो है जो स्वार्थ है उसको हम सही रीजन में रख पाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा कम हो पाए यही कारण था इसीलिए मैंने इस आइडियोलॉजी को छोड़कर मैंने So, Mr. Gohain, you made two important points. First, you said that Hemant Biswa Sarma had begun to run the party like a commercial body on commercial lines. That's the first thing you said. Why do you feel that he's running it on commercial lines? Second is, which means what? It's bereft of the core ideology of BJP and its thinking. It has moved away from the BJP's core ideology.
What do you mean when you say it is being run on the commercial line? And the second thing you said is the state is getting exploited by business communities and others, especially those interests from Delhi. So, which means you are saying this entire advantage is being seen as a double engine sarkar. You don't see it that way. Rather, you feel that regional interests are being trampled upon. Can you please explain these two things? देखिए ये जो हेमंत बिश्व शर्मा पहले कांग्रेस में थे, उनका पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट है, तो वो सोचते हैं पॉलिटिक्स में मनी इज एवरीथिंग। उनका हिसाब से वो यही जानते हैं जब मनी आपका नॉइज जा रहा है, जब मनी इज एवरीथिंग, विथ मनी पीपल कैन डू एनीथिंग, पीपल कैन अर्न माने अचीव एनीथिंग। वो उनका थॉट प्रोसेस है। तो इसीलिए शायद उन्होंने मानी शायद उसी का बातों से अपना सेंट्रल लीडर भी शायद प्रभावित हो गया होगा, क्योंकि मोदी जी पहले टर्म में शायद ऐसा नहीं था, अमित शाह जी भी ऐसे नहीं था। जैसे इनका कॉर्टिंग में आ गया, उसका बाद ही अपना जो पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी शायद बदल गया होगा, हमारा लगता है, मुझे पता नहीं इतना, क्योंकि उसका बाद अपना पार्टी ने भी पैसा सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने का रास्ता निकाला, और यहाँ में भी वो एक बिजनेस की तरह ही देखता है, क्योंकि उसका भी एक टेंडेंसी है हेमंत बिश्व शर्मा और उनका मिसेस का, जब अर्न करो, पैसा कमाओ और जमीन खरीदो, प्रॉपर्टी बनाओ, होटल बनाओ, रिसोर्ट बनाओ, कुछ भी करो, चारों तरफ बिजनेस करना ही उनका मकसद सबको दिखाई दे रहा है, सारा जनता को दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए इसको एक पॉलिटिक्स कुछ नहीं, उनका हिसाब से एक बिजनेस मान के चला। तो इसीलिए हमारा मैं जो देख रहा हूँ आज माने उसी कंसेप्ट से जा रहा है, और इसीलिए जनता भी नाराजी बढ़ते जा रहा है। और हमें भी देखा हूँ तो हमें तो पैसा से मतलब नहीं था, हम लोग को तो कुछ लोगों का जिस लोगों का पैसा से मतलब है, वो लोग तो अभी भी उनका साथ ही है। मैं भी कर सकता था, जैसे उसका साथ थोड़ा उनको ज़्यादा प्रमोट कर देने से, वो तो हैप्पी होने से मुझे भी मौका देता था, जो तू भी अर्न कर लो। लेकिन मैं उनका आइडियोलॉजी पे मेरा विश्वास नहीं है। मेरा तो विश्वास है जनता को मदद करो, जनता का समस्या हल करो, और जनता का समझने के लिए कोशिश करो। गरीबी जितना देख रहा हूँ, तो उस गरीबी से उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा दिल में तो है। तो इसीलिए और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था आपका? ये था यही आपने कहा डबल इंजन सरकार एडवांटेज नहीं है। डबल इंजन सरकार का मतलब ये नहीं होता है जब बिजनेस करो, कुछ डेवलपमेंट, रोड्स, फ्लाईओवर बनाने से ये नहीं होता है। जनता का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, जनता क्या अर्न कर रहा है, क्या जनता मतलब खुश है, उनका फिनेंशियल पोजीशन खुश है। लेकिन आज तो देख रहा हूँ इस सरकार में कोई जनता का विषय में कोई कुछ कभी सोचता ही नहीं। जब जनता का ऊपर इतना बड़ा दबाव डाल रहा है, एवरी मोमेंट, एवरी स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट इज टारगेटिंग पीपल। तो इनसे कैसे खींचो पैसा, इसे कैसे पैसा लाओ, ये आप ये समझ लीजिए। आज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो तो सब्सिडाइज रेट में होना चाहिए। गैस जो भी सब्सिडाइज पहले था, लेकिन आज तो सब कुछ खत्म हो गया। और टेरिफ इतना ज़्यादा, ये पावर के लिए इतना ज़्यादा रेट, यूनिट पर यूनिट रेट इतना ज़्यादा है। तो पहले जो आदमी 700 रुपया देना पड़ता है, ये तो जनता का ऊपर तो एक तरह से तो अत्याचार है ना। तो जनता तो सरकार की तरफ देखते रहते थे, सरकार ने हमें मदद देगा, लेकिन आज सरकार ने जनता का ऊपर ही हमला करा है। हर कदम में आप देखिए, हर कदम में कोई एक जगह दिखाई जहाँ पे
जनता को राहत मिल रहा है? नहीं, आप बता सकते हैं इसी विषय में, इस जगह में जनता को राहत मिल रहा है? जनता को किसी कहीं पे राहत नहीं मिल रहा है, हर जगह में जनता ही सफर कर रहा है, जनता जनता ही भुगतना पड़ रहा है। तो जनता को अगर ये लोग कस्टमर समझ लिया तो क्या करे जनता? जी सब तो जो भी है जनता का ऊपर ही तो देना है या लेना है। मार्केट जो भी, वर्ल्ड इकोनॉमी भी तो वही जनता का ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बर्डन चारों तरफ लूटने लूटने के लिए जब प्लानिंग करता है तो जनता कहाँ जाए बताइए आप? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सरकार जनता का सरकार नहीं, जनता को हत्या करने का सरकार है। इसीलिए जनता कब इस सरकार का शासन से मुक्ति मिले, यही देखने के लिए मैं वहां से निकल के यहाँ पे आ गया हूँ। कांग्रेस जैसा, कांग्रेस मेरे लिए फेवरेबल पार्टी नहीं, वो भी नेशनल पार्टी, फिर भी तो आज राहुल जी को मुझे एक बात में अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया देश में। जो देश को आज 10% लोगों ने शासन कर रहा है 90% का ऊपर, और 90% को दबाव में रखे हैं। तो वो उनका गुलाम जैसे काम कर रहा है। तो ये जो खुलासा उन्होंने किया, तो ये थोड़ा कंसर्स सारा सारा देश में लोगों का ओबीसी एसटी एससी में आज आना शुरू किया। मैं मेरा हिसाब से मैं एक स्मॉल फ्राई हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा एक देश है, इतना बड़ा आबादी को अगर इग्नोर करके दबा के एक देश चल सकता है क्या? ये तो असंभव है। एक दिन तो रिवोल्ट हो गए तो इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो एक मुट्ठी भर आदमी के लिए इतना बड़ा देश को कुर्बानी करना उचित होगा क्या? तो ये तो सोचना चाहिए ना। जी जी। तो राजन साहब, ये कोई राजन इजी साहब, मैटर नहीं। हाँ, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हिच यू आर सेइंग, दैट द यू नो द राइट्स and the welfare of SC, ST, other communities are being ignored at the cost of select few, OBCs and other marginalized people. And that has really moved you. So, Ryan साहब, आपने इसके पहले, you were minister, central minister, you have also seen the leadership of Vajpayee ji, you have worked closely with him. उसके बाद, you have also seen through the UPA regime at the center, and you have also been an MP when Narendra Modi, Prime Minister Narendra Modi was in his first 5 years of his regime. So you have seen all of this, but you also explained very vividly, आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से marginalized community, scheduled caste, scheduled tribes और OBCs के ऊपर क्या असर हो रहा है उनके इन सब पॉलिसीज का, केंद्र के पॉलिसीज का, और हेमंत बिस्वा शर्मा का स्टेट रनिंग में जो आपको जो बाधाएं दिख रही है, आपने बताया। मगर एक बात और बताइए कि द एलिगेशन अबाउट हेमंत बिस्वा शर्मा इज दैट ही इज trying to polarize the environment in Assam by making by targeting minority communities especially, and the idea is that he's perhaps is happy with if he is able to get the support of majority community. How do you look at this situation? Is the decision of yours to leave the party is also because of this? What is the reason? How do you look at this whole polarization of politics in Assam? देखिए, मैं जब बीजेपी में आए थे तब भी मैं हिंदू का प्रोटेक्शन का बारे में मैं भी सोचा था, लेकिन इस तरह का नहीं था। मैंने सोचा था जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उनसे अपना कम्युनिटी का प्रोटेक्शन मिले, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी मेजॉरिटी बनना जाए और अपना आइडेंटिटी कायम रहे। यही मेरा मकसद था और इसीलिए मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। हिंदुत्व में मतलब हमारा या माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इन्होंने जिस तरह ये काम किया, हम लोगों ने घुसपैठियों का ऊपर ही मैंने हमेशा फोकस किया था और मैंने यही बोल के आए थे जैसे अपना असम भी एक दिन कश्मीर बनना जाए।
तो उसके लिए सरकार का ये ड्यूटी है, कर्तव्य है, जो इसको कैसे रुका जाए। तो आज देखिए एनआरसी बन गया। एनआरसी सुप्रीम कोर्ट का ये इसी में निगाह में, मतलब उनका ऑब्जर्वेशन से बना। तो उस समय कांग्रेस सरकार था, ठीक है, मैं मान लिया कांग्रेस सरकार ने किया था, वो एक मैंने रूल फ्रेम किया, उसी का हिसाब से बना। तो ये जब बीजेपी सरकार आ गया था आसाम में, उस समय तो कहा था कि तो ये तो ठीक नहीं हुआ, एनआरसी गलत तरीका से बना, ये इसमें मैनिपुलेशन हुआ, कुछ हुआ, ऐसे कुछ बताया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उस समय था अपना सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर, उस समय उनको एक मौका दिया था, ठीक है तुम रिव्यू करो, 30% रिव्यू करने के लिए उनको मौका दिया था। तो उस समय बहुत सारे यहाँ पे बंगाली कम्युनिटी था, हिंदू बंगाली, जिनका वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी उनका नाम एंट्री नहीं हुआ। तो तुम्हारा, अगर तुम हिंदू का सोचता है तो उनको प्रॉपरली वेरीफाई करके उनका नाम फिर एनआरसी में रजिस्टर होना चाहिए था। और जो भी गलत डॉक्यूमेंट्स देके उसका नाम एनआरसी में रजिस्टर कर लिया, ये जो माइनॉरिटी मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी जो बांग्लादेशी हो, तो उसका नाम तो डिलीट करना चाहिए था। तो उस समय तुम क्यों नहीं कर पाया? तो सब तो सही बता दिया तुमने। तो मतलब ये तो कोई एक्चुअल में, लेकिन ये भी बात सही है, कुछ तो फेक डॉक्यूमेंट से बहुत लोगों का नाम भी, और गलत लीगेसी डॉक्यूमेंट से भी नाम रजिस्टर हुआ है एनआरसी में, लेकिन उनका तो खोज निकाल नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? तो उसका तुम्हारा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म तुम्हारा हाथ में था। तो ये सारे देश का हित के लिए काम करना उनका इच्छा नहीं है, इस सिर्फ मतलब बातों से ही वो पॉलिटिक्स करके आ रहे हैं, वही करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये घुसपैठियों का जो प्रॉब्लम है, ये तो कंट्रोल हो सकता है ना आज का दुनिया में, आज का डिजिटल वर्ल्ड में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इतना बड़ा कठिन काम नहीं है। बॉर्डर अभी भी खुला है। तो और इन आउट तो कितना हो रहा है कि छोटा छोटा पंचायत होता है, जिस पंचायत में समझ लीजिए आपका 4,000, 5,000, 10,000 लोग रहते हैं, उनका डिटेल्स रखना तो इतना कठिन काम नहीं है। तो उसमें कोई नया आदमी आया तो कहाँ से आया, ये तो पकड़ा जाएगा ना। तो एक अब इतना एक बड़ा सरकारी मैकेनिज्म है, उसमें तो ये आज का दुनिया में इसको बहुत बढ़िया तरह से उसको रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो ये परमानेंटली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन करता नहीं क्यों, ये मुझे पता नहीं। इसको जिंदा रखने से शायद यही एक इशू बनते जाएगा। और एक बात है ना, और एक मेरा मन में आता है, ये जो जहाँ हिंदू मुसलमान का जो आवाज उठा रहा है आज सारा देश में, एक माहौल खराब कर रहा है। तो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल का एक कानून लेके आ जाता है तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर कंट्रोल कानून लेके आता है तो प्रोपोर्शनल ग्रोथ होगा ना कम्युनिटी का, हर कम्युनिटी का, मुसलमान कम्युनिटी का जितना पॉपुलेशन है उनका उस हिसाब से ग्रोथ होगा, हिंदू का जो है उस हिसाब से ग्रोथ होगा। तो ये जो समस्या है हिंदू मुसलमान का जो डर फैला के राजनीति चल रहा है इस देश में, वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल का एक कानून लाना बहुत जरूरी है। तब तो हमेशा के लिए ये जो एक माहौल, गलत माहौल हो रहा है देश में, वो खत्म हो जाएगा। मेरा हिसाब से ये बहुत जरूरी है, सरकार इसको करना चाहिए। जी, so what you're trying to say is that instead of घुसपैठिए जो आप कह रहे हैं, infiltrators, जो infiltrators from Bangladesh who do not belong to this country, and therefore those proliferation of religious minorities is causing a problem, and you want a solution for that. But there is another issue which I have also raised, that he is not doing enough for the indigenous communities. वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए जो काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा है।
this is also one allegation which you have made. In what way you think he is ignoring the interest of local communities, and what is it you think should be done? देखिए, ये असम एक गरीब स्टेट है, ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ना एग्रीकल्चर साइड में ये बहुत इम्प्रूव कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ ये ऐसा एक स्टेट है, ये बहुत रिच स्टेट है एक तरफ से, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। आप जो भी फिशिकल्चर हो, ये एग्रीकल्चर हो, हर तरह का इतना डाइवर्सिटी है इस स्टेट में। तो ये जो रिसोर्सेस है स्टेट का, उस रिसोर्सेस को लोकल इंडिजिनस पीपल के लिए इसको जिस तरह तो मोटिवेटेड करके व इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए था, वो सरकार की तरफ से किसी तरह का कदम उठाया नहीं। और जनता को जो छोटा मोटा काम करके चल रहा था, आज देखिए सरकार का पॉलिसी इतना खराब हो गया। पहले जो भी बिजनेस होता है सरकार का लेवल में होता है, सरकार का प्रोजेक्ट का ऊपर होता है। ये सरकार का जो भी प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट को इतना इस तरह से इन लोगों ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, जैसे एक बड़ा बड़ा पैकेज बनाया जो बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर ही कर सकते हैं, और छोटे मोटे लोग तो वहाँ घुस ही नहीं सकता है। तो पहले तो था जैसे ये कुछ काम था जो छोटे छोटे ग्रुप में बांट के लोगों को करने के लिए देता था, तो वो खत्म कर दिया। तो इससे तो समझ ले कितना ना लाखों मतलब लोग वंचित हो गया। तो इसीलिए तो ये मतलब हाँ बताइए। सो राजन इसीलिए साहब, इन मैं लोग एक फाइनल इसीलिए इन लोग सब प्लीज कंप्लीट या हाँ, तो इसीलिए सरकार ने जनता का हित में कुछ सोच समझ के कर नहीं रहा, और करने का इसका इच्छा भी नहीं। एक मुश्किल मतलब मुट्ठी भर लोगों के लिए इन लोगों ने काम कर रहा है, और बड़ा बड़ा बिजनेसमैन के लिए काम कर रहा है, और उन्हीं को और बड़ा से बड़ा बनाते जाओ और गरीब को गरीब बनाते जाओ, जैसे वो लोग कभी आवाज में ना उठा पाए। इस तरह का जो इनका मनुस्मृति का जो ये है ना, उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है इन लोगों। ये तो बहुत See, बात है ना, इस तरह का एक देश आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बताया। तरह से सो आई जस्ट इतना बड़ा देश को कैसे मतलब संभाल पाएंगे बताइए आप, जहाँ पे 60%, मोर देन 60%, ऑलमोस्ट 65% पॉपुलेशन ST SC OBC का है, आदिवासियों का है, बहुजन का है। तो ऐसा फॉर्मूला से कभी ये देश सक्षम हो सकता है या आगे बढ़ सकता है? ये तो बहुत अनरेस्ट आ जाएगा ना एक। तो इसको सोचना चाहिए, गहराई से सोचना चाहिए। जी बताइए। तो आप ये कह रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू टेल मी दैट ही इज एक्चुअली हार्मिंग बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी को भी काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं ऐसा करके। ऐसे में आप सिंस यू आर अ बीजेपी वेटरन, बीजेपी को हार्म कर रहा है मतलब समझा नहीं मैंने, आई कुड नॉट फॉलो यू। बीजेपी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये जी आपका जी एलिगेशन। जी So you are saying that he is not only harming the interest of the people at large, but also his own party. यस In that situation, what is the current position of the opposition? Is actually people are outside. The perception is opposition is pretty weak, especially Congress, which is divided. And also, how far you think your own party, the new regional outfit you have joined, Assam Jatiya Parishad, how much you can counter BJP? देखिए सही बताया आपने, कांग्रेस भी ऑर्गेनाइजेशनली वीक है, डिवाइडेड हाउस है, कमजोर है। तो हमारा भी छोटा पार्टी है, एक भी MLA नहीं, कुछ नहीं। और वकील जो राइज और दल वो भी कमजोर है, उनका तो एक MLA है। तो इसीलिए सबने मिल के, इसका पहले भी एक बार कोशिश किया था, उस समय अलायंस हुआ नहीं। तो इस बार जैसे तैसे सब एकजुट हो रहा है। तो अभी ये एकजुट जब हो गया तो जनता का एक भरोसा आ रहा है। जनता भी चाहते हैं कि इस सरकार को जाना चाहिए। हम कमजोर है,
कांग्रेस कमजोर है, राइजर दल कमजोर, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि जनता कंसंस है। जनता चाहते हैं जे ये अलायंस को जिताना चाहिए। इसीलिए आज सारा असम में ये जो अलायंस ग्रुप है, हमारा जो मित्र जुट है, उनका प्रति एक आस्था और विश्वास आ गया। चारों तरफ बहुत बड़ा वेव आ रहा है, लेकिन ये अंडर करंट वेव था। मुझे मालूम था ये अंडर करंट एक बहुत बड़ा वेव है, तो उस वेव को मतलब मेटेरियलाइज करने के लिए तो ये अलायंस जरूरी था। अब ये अलायंस हो गया, बहुत सुंदर तरह से आगे बढ़ रहा है, और इस बार कोई डाउट नहीं, तो सरकार बदली हो जाएगा और कांग्रेस लेड एक सरकार बनेगा, और गौरव गोगोई शायद चीफ मिनिस्टर भी बन जाएगा, मेरा ये कहना है। Okay. So what you are seeing is a wave coming. It's a quiet wave opposing BJP. That's what you expect. Thank you, Mr. Rajan, for being with us and explaining the whole situation in the state. Thank you so much. Thank you.